फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है वो बोल रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, मतलब आपको बताना है कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो बता रहा, पहला स्टेटमेंट बता रहा है इलेक्ट्रोफाइल इज द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एंड कैन फ्रॉम ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि ये एक अटैकिंग स्पीसीज होता है, इसे अटैकिंग स्पीसीज बोला जाता है। और ये कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब उस स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो और वो चार्ज में क्या हो, पॉजिटिव चार्ज का हो, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हो। पहला स्टेटमेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल का। और दूसरा होता है कि वो न्यूट्रल हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो। डिफिशियंसी का मतलब ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए S+ है, हमने पॉजिटिव चार्ज रखा। डिफिशियंसी का मतलब जैसे जनरली मैंने आपको कह दिया BF3 में अगर देखा जाए तो BF3 केस में अगर हम देखेंगे तो बोरान के साथ 3 फ्लोरीन बॉन्ड बनाता है। और 3 फ्लोरीन जब बॉन्ड बनाता है, बताओ इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 4 2 6। कोवैलेंट बॉन्ड के साथ इसको देखा जाए, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो बताओ डिफिशियंसी में है कि नहीं? अब प्रश्न ही बनता हो, अगर मान लो हम कहते हैं यहाँ पर कोई NH3 है तो NH3 के पास एक लोन पेयर होता है नहीं? अब वह NH3 जगह जो लोन पेयर होगा, वह लोन पेयर कौन लेना पसंद करेगा? बोलो, वो लेना पसंद कौन करेगा? तो वो जो लोन पेयर होगा वो लेना पसंद करेगा H+ लेना पसंद करेगा। और दूसरा ये होता है कि ये लोन पेयर लेना पसंद कौन करेगा? BF3 लेना पसंद करेगा। और दोनों एक्सेप्ट करके, जब एक साइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, दूसरे साइड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, तो वहां पर एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये साइड किसको देता है? ये डोनर वाला होता है। ये किसका साइड होता है? एक्सेप्टर वाला होता है। तो डोनर एक्सेप्टर के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। ये जनरली हमें पता है। तो हम स्टेटमेंट को अगर देखें तो स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो स्टेटमेंट हमारा यही बोल रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। भाई इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज नहीं होती, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है, या तो न्यूट्रल हो। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ये भी गलत है। पहले यही समझ लो, गलत है, रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रोफाइल आर नेगेटिव एंड न्यूट्रल। अरे भाई न्यूट्रल तो है लेकिन नेगेटिव कहाँ है? नहीं है। नाउ फोर्थ आप पॉइंट देखेंगे तो बोल रहा है इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल ओवर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ध्यान दें, उस डोनर को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और एक्सेप्टर क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर हम प्रश्न करें, अमोनिया हमारा क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और हाइड्रोजन क्या हमारा? H+ आयन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। या बोरान ट्राइफ्लोराइड भी क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। मैं एक प्रश्न और आप बताऊँ, इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो कौन सही हो जाएगा? ये। तो बताओ यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक प्रश्न और जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसको लेविस नामक साइंटिस्ट ने क्या माना था कि वह जो होता है लेविस बेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो लेविस एसिड होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को हम नाम क्या देते हैं? लेविस एसिड भी बोलते हैं। और जो हमारा क्या होता है, जो डी मतलब होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे लेविस क्या कहते हैं? लेविस बेस कहते हैं। तो आप क्लियर कर लें कि न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेस एंड इलेक्ट्रोफाइल इज द लेविस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को लेविस एसिड कहते हैं, एक्सेप्टर साइड एसिड एंड डोनर साइड बेस। आप एक्सेप्टर को एसिड मान के चले, ए मतलब एसिड और डोनर साइड क्या होगा? बेस होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल। मतलब आपको कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट न्यूक्लियोफाइल को शो नहीं करा, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट। न्यूक्लियोफाइल इज द लेविस एसिड। लेविस एसिड एक्चुअली देखो, अभी हमने आपको बताया कि लेविस एसिड के लिए आपको सिंपली तरीका बताया। लेविस एसिड क्या होते हैं? अभी बताया इलेक्ट्रॉन पेयर, मान लो ये बी है और ये क्या है? ए। इसका ऑर्बिटल खाली है, इसका ऑर्बिटल क्या है? फुल फिल्ड है। तो बताओ खाली ये डोनेट कौन करेगा? बी डोनेट करेगा। और ए क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो दैट इज ये हमारा क्या हुआ? ए और बी के बीच एक बॉन्ड बनेगा, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड।
अभी मैंने बताया ए मतलब एक्सेप्टर, क्या बताया, ए मतलब एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर, और बी मतलब क्या होता है, डोनर, क्या होता है, डोनर। इलेक्ट्रॉन पे रिसेप्टर क्या कहते हैं, लेविस एसिड, और इलेक्ट्रॉन पे डोनर क्या कहते हैं बताओ, लेविस बेस। तो यहाँ पे लेविस बेस। अब मैंने एक प्रश्न और बताया, जो डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे डोनर जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो बताओ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, लेविस बेस होता है, इलेक्ट्रॉन पे डोनर होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, लेविस एसिड। ये तो ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, जो कि बेस को मतलब न्यूक्लियोफाइल को फॉलो नहीं कर रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल, यस। अमोनिया जो NH3 होता है, NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, ये डोनर का काम करता है, यस। फिर कह रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड, यस। मीन्स आप देख पा रहे हैं बी किस पर अटैक का, जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, ये भी सही है। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, उसके पास न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज स्पीशीज एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, दैट इज जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर हो, वो किस में आता है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सा है, लेविस एसिड। तो हमारा ऑप्शन यही होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या लग रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडेशन एज इट्स कंबशन CO2 प्रोडक्ट। मीन्स आपसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हाइब्रिडेशन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वल जानने का मतलब आप सिंपली वर्ड में समझ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कौन किस टाइप का हाइड्रोजन पाया जाता है। बोलो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में इस टाइप का बॉन्डिंग होती है, एक सिग्मा एक पाई। तो आप हम लोग हाइड्रोजन का सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, sp3 - n मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो बताओ इसमें कुल कितने पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी क्या है, पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है बताओ, 2। जिसका मतलब लिख सकते हैं sp3 - 2 दैट इज कितना हो जाएगा, sp, ये हो जाएगा sp हाइड्रोजन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। या फिर आपको ये नहीं पता है तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज कर लें कि मैंने आपको बताया था V+m/2। तो V+ मतलब बताओ कार्बन के आउटर मोस्ट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, कार्बन 6 होता है, 2 और 4, आउटर मोस्ट V मतलब 4 हो जाएगा। मोनोवैलेंट कोई एटम है, ऑक्सीजन बाइवैलेंट होता है, 4 + 0/2 कितना आंसर आएगा, 2 मतलब यस और P, यस और P। तो ये आपका sp पाया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है एथेन। अब बताओ एथेन के लिए अगर हम लोग प्रश्न करें तो बताओ एथेन को अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होता है, बोलो होता है कि नहीं। इथाइन के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, इथाइन मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, बोलो H होगा। इथिन का मतलब होता है C के बीच डबल बॉन्ड, अब आप खुद देख सकते हैं। और इथेनॉल का मतलब होता है 2 कार्बन्स हो जिसमें क्या हो, ये OH हो, ये सब हाइड्रोजन है। एक्चुअली ये होता है फार्मूला इथेनॉल, 2 कार्बन की चारों 2 कार्बन की चेन है, सबके साथ क्या लगा, हाइड्रोजन। अब आप एक्चुअली बताएं, जहाँ पर एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो एथेन अगर आप देख पा रहे हैं, बताओ इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड है। बताओ जो सेकेंड हमारा ये है इथाइन, इथाइन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो sp3 - 1। तब जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा बताओ, ऑप्शन हमारा जो होगा वह इथाइन होगा, जिसमें कौन सा आंसर पाया जाएगा, sp पाया जाएगा। इथाइन में हमारा क्या पाया जाता है, sp, ये भी कार्बन sp में होगा, ये भी क्या होगा, sp में होगा। आप खुद देख सकते हैं, 2 पाई आप हटा दीजिएगा, sp3 - 2 sp ऑप्शन पाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के लिए आपको पूछ रहा है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर सबसे बेस्ट है। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि जो कार्बन होता है वो कार्बन एक्चुअली 3 हाइड्रोजन पाया जाता है, एक होता है sp, एक होता है sp2 और एक होता है sp3। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन की, sp केस में होती है 3.25, sp2 केस में होती है 2.8 और sp3 केस में होती है 2.5। ये एक्चुअली क्या होता है कि ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी, कार्बन की।
कार्बन की ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कार्बन जो देख पा रहे हैं, या इसको देखो कुछ बुकों में इसको लिखा जाता है 2.75 लिखा जाता है। तो आप इसको लिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें, बस इतना क्लियर करें कि sp3 सबसे छोटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, sp सबसे बड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। तो बताओ यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑर्डर में रखना है, या तो डिक्रीजिंग में या तो इंक्रीजिंग में। तो बताओ यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया है, sp सबसे बड़ी होती है, sp2 की क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन sp2 से sp3 की बड़ी होती है, ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर sp की बड़ी, फिर sp2, फिर sp3। यहाँ पर क्या sp छोटी होती है, sp3 बड़ी होती है। तो ऑप्शन में कौन बड़ा होगा, तो यहाँ पर देखते हैं sp बड़ा होता है किससे, sp2 से, sp2 किससे होता है, sp3 से, ऐसा होता है। मतलब खुद देख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला, ये वाला ऑप्शन 2 ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ CH3CHOS COOH विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड। मतलब आप ये देख सकते हैं, ये आपका ये क्या है, आपका लैक्टिक एसिड है। अगर इसको हम लिखें लैक्टिक एसिड होता है, जिसमें अब हम देख सकते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के रिस्पेक्ट देखें तो पहला कार्बन के साथ क्या लगा है, COOH लगा है। दूसरे कार्बन के साथ क्या लगा है, आप खुद देख सकते हैं, एक H है, दूसरा क्या है, OH है। तो मैंने इसको OH कर दिया, इसको क्या कर दिया, H कर दिया। नाउ नेक्स्ट कार्बन को अगर हम लोग देखें वो CH3, ये सिचुएशन है। तो बताओ अगर हम लोग बात करें इसमें कितने कार्बन है, ओनली 1। कार्बन का मतलब क्या होता है, द कार्बन्स 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या हो, क्योंकि कार्बन वैसे 4 होती है, वो 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या हो, टेट्राहेड्रल सराउंडेड हो, उसे कार्बन कहते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं, अगर हम CH3 को देखें तो क्या CH3 कार्बन होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ कितने हाइड्रोजन हैं, सेम टाइप के 3 हाइड्रोजन है, ये तो कार्बन होगा नहीं। ये जो हमारा COOH है, अगर COOH को भी हम देखेंगे तो COO और क्या है, H है। यहाँ पे तो 4 वैलेंसी तो है नहीं, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन साथ चली जाएगी, 1 वैलेंसी किसके साथ, कार्बन साथ, एक OH साथ, ये भी नहीं है, एक कार्बन है। अब प्रश्न ये होता है कि ऑप्टिकल एक्टिव का होने का मतलब होता है कंपाउंड क्या हो, जिसका मिरर में नॉन सुपर इम्पोज हो। तो इस कंपाउंड को हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। अब मिरर इमेज हम बताएंगे तो इस मिरर इमेज में होता क्या है कि जो वर्टिकल लाइन्स होती है वो फिक्स होती है, लेफ्ट और राइट क्या होती है, रोटेट करती है। तो वर्टिकल लाइन हमारी क्या है, COOH फिक्स है, ये अगला क्या है, CH3 फिक्स होगा, और जो यहाँ पर राइट होगा लेफ्ट हो जाएगा मिरर इमेज में O, और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। क्या ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, नहीं। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट, अगर मैं इसको कट करूँ क्या इक्वल हाफ सेक्शन कटेगा, नहीं। अगर हम यहाँ से कट करेंगे, एक COOH होगा, एक CH3 होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। अगर हम इसको वर्टिकली कट करेंगे तो एक साइड OH, एक साइड क्या है, हाइड्रोजन है। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए, एब्सेंट। और जो मिरर इमेज होना चाहिए क्या होना चाहिए, जो मिरर इमेज होना चाहिए नॉन सुपर इम्पोज। क्या इस इमेज को इस इमेज पर रखने पर सुपर इम्पोज होगा, नहीं होगा। तो अगर मैं इसको D रख रहा हूँ रेफरेंस टू OH, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L लिख सकता हूँ। ये D लैक्टिक एसिड है, और ये क्या है, ये लैक्टिक एसिड है। तो यहाँ पे प्रश्न होता है, जब कंपाउंड का मिरर नॉन सुपर इम्पोज होता है तो वहाँ पे बनता क्या है, एनेंशियोमर। क्या बनता है, एनेंशियोमर। क्या होता है, एनेंशियोमर होता है। और एनेंशियोमर ये आपको ऑप्टिकल एक्टिव है। डायस्टियोमर का मतलब ये होता है जिसका जो 2 स्ट्रक्चर हो जो कि मिरर इमेज ना हो दूसरे, वो डायस्टियोमर होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेजोमर का मतलब होता है उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो वो मेजोमर में जाएगा, लेकिन यहाँ मेजोमर में नहीं जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एनेंशियोमर। क्या होगा, एनेंशियोमर। मेजोमर तब होता है जब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती, तब होता है मेजोमर। कार्बन हो लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो वहाँ मेजोमर के चांसेस होते हैं, लेकिन कार्बन हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज हो, तो वो क्या होता है, एनेंशियोमर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हाइड्रोकार्बन्स, आपको दिया गया हाइड्रोकार्बन, आपको बताना है कि द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन फर्स्ट, थर्ड, 5 आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। मतलब आपको पहले कार्बन का, तीसरे कार्बन का और 5वें कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है। तो बताओ हाइब्रिडेशन के लिए हमने क्या बताया, आपको जरा बताओ। हाफ से हमने बताया sp3 - n मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है। तो चलो देखो यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के लिए अगर हम प्रश्न करें, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड और 5 बताना, तो फर्स्ट कार्बन कितने पाई बॉन्ड है बताओ, 2 पाई बॉन्ड है नहीं,
तो इसका मतलब किस में जाने वाला है, 2 पाई घटा दो किस में जाएगा, sp में जाएगा। 2 भी क्या होगा, इसमें भी किस में होगा, sp में होगा। 3 के लिए अगर देखा जाए 3 के पास कोई पाई नहीं है तो किस में जाएगा, sp3 में जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पाई नहीं है। 4 में देखा जाए 1 पाई है, ये किस में जाएगा, 1 पाई जब आप हटाएंगे तो ये किस में रहेगा, sp2 में रहेगा। इसमें भी क्या होगा, ये 1 सिग्मा 1 पाई, 1 पाई है हटाएंगे sp2 में होगा। अब इसमें क्या होगा, sp3 होगा। तो बताओ हमारा जो ऑप्शंस होगा 1 sp पर है, 3 sp3 में है, देख सकते हैं sp में है और sp3 में है, ये देख पा रहे होंगे। और आपका जो 5 है वो किस में है, sp2 में। तो हम इसको सीक्वेंस में देख सकते हैं sp sp3 और sp2। तो देखो sp sp3 और sp2, तो sp है, sp3 है और sp2। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। नाउ नेक्स्ट तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बेस स्ट्रेंथ ऑफ, आपको बता बेस स्ट्रेंथ इन द ऑर्डर, मतलब किसके पास बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ जानने के लिए सबसे सिंपली वर्ड आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आपको कंपाउंड दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे इसमें ऑप्शन जो फर्स्ट हमारा है वो है CH3 और यहाँ पे लिखा गया है C, थोड़ा सा हम आपको अलग से दिखा दे रहे हैं। ये C है, इसके साथ क्या है H है और H है, यहाँ पे कह रहा माइनस है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है CH2 है और यहाँ पे दिखा डबल बॉन्ड C के साथ H है, ये क्या है एक माइनस है। फिर अगला ऑप्शन आपका ये है, ये H है, ये क्या है C है, ट्रिपल बॉन्ड है C, इसके साथ लगा है माइनस। तो यहाँ पर बेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर हम इसको देखें तो इस समय नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है लोन पेयर, क्या होता है लोन पेयर। तो बताओ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जो कार्बो एनायन है, तीनों में क्या है, ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये डोनर होता है। अब हमें चेक करना है कौन ज़्यादा बेस्ट डोनर, जो फास्ट डोनेट करेगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो फास्ट डोनेट करने का मतलब हम चेक करेंगे ये जो आपका कार्बो एनायन होता है वो sp3 में है। अब यहाँ पर देखा जाए कि 2 बॉन्ड पेयर, सिग्मा वाले को हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ये किस में है, sp2 में कार्बो एनायन है। और ये हमारा क्या है, 1 सिग्मा 1 लोन पेयर, दैट इज ये किस में है, sp में है। तो बताओ जो इसमें डोनरेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली क्या होती है, डोनर। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसमें डोनरेबिलिटी कम होगी, क्या, डोनरेबिलिटी। और हमें पता है बेसिक स्ट्रेंथ मतलब बेस क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है प्रोपोर्शनल टू डोनरेबिलिटी, किसकी होती है, डोनरेबिलिटी। तो बताओ डोनरेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो डोनरेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो बताओ sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5 कार्बन की होती है, इसकी समथिंग sp को 3.25 होती है और इसकी समथिंग होती है 2.75 होती है, समथिंग होती है। तो बताओ सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, sp3 की है, दैट इज फर्स्ट वाला हमारा जो है, फर्स्ट वाला जो है sp3 में है, सेकेंड वाला किस में है, sp2 में है और थर्ड वाला किस में है, sp में है। दैट इज ये हमारा किस में है, sp3 में है, ये sp2 में कार्बो एनायन है और ये किस में है, sp में है। तो सबसे ज़्यादा डोनेबिलिटी किसकी होगी, तो फर्स्ट की डोनेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंड की होगी और फिर किसकी होगी, थर्ड की होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, हमारा ऑप्शन होगा 4 राइट होगा। कौन होगा राइट, 4 हमारा ऑप्शन राइट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following compound one that most reactive toward electrophile in nitration, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो सबसे पहले आप सिंपली भाषा में समझ जाते हैं कि रिएक्टिविटी जो होती है, एक्चुअली आप बेंजीन को अगर देखिए इसमें कई नाम दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा बेंजीन के साथ अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो, ऐसा ग्रुप लगा हो जैसे मान लो ए लगा हो, उसके साथ क्या हो, लोन पेयर हो, क्या हो, लोन पेयर हो। मैं सिंपली भाषा में कह रहा हूँ लोन पेयर हो, तो वह लोन पेयर पाई में जाएगा और पाई किस में जाता है, लोन पेयर।
और हमें एक्चुअली पता भी होता है कि बेंजीन का ये पोजीशन आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है, ये मेटा होता है, ये क्या होता है, आर्थो होता है। अब बताओ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ये E+ है, बताओ माइनस कहाँ बनेंगे? माइनस के बनने के चांसेस क्या हैं? माइनस के बनने के जो चांसेस हैं वह चांसेस आप देखेंगे O पर माइनस बन सकता है या तो P पर बन सकता है। बताइए कहाँ पर अटैक कर सकता है, या तो आर्थो पे या तो पैरा पर। तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कि नहीं? इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ने की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये पूछ क्या रहा है, एमंग फॉलोइंग कंपाउंड दैट मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन तो बताओ इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अब बताओ ये नाइट्रेशन मतलब होता है NO2+। तो बताओ ये तो हेल्प करेगा, आ जाओ बैठो। लेकिन एक ऐसा ग्रुप होता है कि जो बेंजीन से क्या करता है, वह बेंजीन से, मान लो ये हमारा क्या है B है, वह जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो खींचता है। अब जब पाई इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो ऐसे सिचुएशन में ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा, ये क्या होता है आर्थो। तो यहां पर क्या बनने लगता है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब सिचुएशन ऐसी बनती है पार्शली पॉजिटिव चार्ज की। तो बताओ इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज नाइट्रेशन में जो होता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, नाइट्रोनियम। ऐसे सिचुएशन में जो रिएक्टिविटी होती है आर्थो और पैरा पर बेंजीन की, वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाए, क्योंकि प्लस प्लस की क्या होता है, रिपल्सन। तो बेंजीन को मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो उसको एक्टिवेट करते हैं और कुछ क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। तो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं, रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। रिएक्टिविटी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें बढ़ाने वाला कौन होता है। तो जनरली आप जानते रहे एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप आप अगर देखेंगे तो जैसे आपका क्या होता है, OH होता है, NH2 होता है, फिर आपका R एल्कील होता है। ये सब एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो आपके जैसे क्या होते हैं, नाइट्रो, जैसे आपको ये क्या होंगे, नाइट्रो, अगर यहाँ बेंजीन के साथ जुड़े हो, फिर कौन हो, SO3H हो, साइनो हो और COOH हो, ये सब क्या होते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड तो सबके दिमाग बन रहा होगा कि बेंजोइक एसिड कैसा होता होगा। तो बेंजोइक एसिड अगर हम लोग बनाएंगे तो बेंजोइक एसिड ये होता है, बेंजीन के साथ क्या होता है, COOH। बोलो OH लगा कि नहीं? अब बताओ अगला है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के लिए भी हम देखेंगे क्या करेगा, बताओ, NO2। टालविन के लिए देखेंगे तो बेंजीन पे क्या लग जाएगा, CH3। और एक आपका होता है बेंजीन। तो बताओ बेंजीन, अब बताओ इसमें बताओ बेंजीन को सबसे ज़्यादा एक्टिवेट कौन करेगा? भाई आप NO2 को जोड़ लो तो बताओ कौन करेगा? तो सबसे ज़्यादा यही करेगा जिसका नाम है टालविन। क्यों करेगा? मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये ग्रुप जो होते हैं R मतलब आप एल्किल समझ सकते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं नाइट्रेशन। तो बताओ सबसे ज़्यादा कौन करेगा? टालविन करेगा। क्या करेगा? टालविन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमर ऑफ ए सबस्टेंस मस्ट हैव द सेम। आइसोमर एक ऐसा सबस्टेंस होता है, बताओ व्हाट इज द आइसोमर? आइसोमर का मतलब ये होता है मोर स्ट्रक्चर बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ड्यू टू फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। जैसे मान लीजिएगा सिंपली वर्ड देखें, अगर मैंने लिखा C2H6O, अब बताओ C2H6O से मैं क्या बना सकता हूँ? एक बना सकता हूँ CH3CH2OH और एक बना सकता हूँ CH3OCH3। शायद आप सभी समझ सकते हैं 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसको शायद हम लोग कहते हैं एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। ये क्या है आपका? ईथर है। और ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे क्या है? आइसोमर हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? डिफरेंट है। एक एल्कोहल, एक दूसरा क्या है? ईथर है। क्या कर रहा है? आइसोमर ऑफ ए सबस्टेंस मस्ट हैव सेम। दूसरा प्रश्न होता है एल्कोहल और ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट होती है। सेम की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों का अलग अलग नहीं। एक में एल्कोहल है, एक में क्या है? ईथर है। बॉन्ड भी अलग अलग है।
ये नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का अलग हो जाएगी, एक मोर वोलाटाइल एक लेस वोलाटाइल होगा। ईथर ज़्यादा वोलाटाइल्स होता है कंपेयर टू एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का, इस एल्कोहल का इस एल्कोहल का, इसको इथेनॉल कहते हैं, इसे डाइमेथिल ईथर कहते हैं, सेम है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिनिक मिक्सचर इनटू डी एंड एल एनेंशियोमर इज कॉल्ड। देखिए, रेसिनिक मिक्सचर का मतलब होता है जब कंपाउंड में जब कोई भी रिएक्शन हो उसमें डी और एल दोनों बनते हैं। क्या बनते हो? डी भी बनता हो, डी आइसोमर एंड एल दोनों बनते हो, इसको कहते हैं रेसिनिक मिक्सचर। क्या कहते हैं? रेसिनिक, इसे रेसिनिक मिक्सचर कहते हैं। तो अगर ये रेसिनिक मिक्सचर आपका है, इस रेसिनिक मिक्सचर इसी को बोलते हैं। अब इसी रेसिनिक मिक्सचर से क्या करना है? हमें कुछ टेक्निक यूज करनी है, फिजिकली और केमिकली टेक्निक यूज करनी है, जिससे क्या हो, डी और एल क्या हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए। डी अलग हो जाए और एल क्या हो जाए? अलग हो जाए। मिक्सचर में से डी और एल अलग हो जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। उस प्रोसेस कहा जाता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का निकलना। इसका मतलब होता है -H2 वाटर का निकलना। डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन हैलाइड का निकलना, -HX का निकलना। लेकिन रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डी और एल मिक्सचर्स में से डी का अलग होना, एल का क्या होना? अलग होना, उसे क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। तो ऑप्शन हमारा कौन सही होगा? थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है? तो बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए हमें? बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव बताओ। कायरल कार्बन चाहिए। क्या चाहिए? कायरल कार्बन। बोलो चाहिए क्या? दूसरा क्या होना चाहिए कि सेकंड होना चाहिए मिरर इमेज क्या हो? मिरर इमेज क्या हो? इमेज नॉन सुपर इम्पोज हो। तीसरा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए? एब्सेंट। यही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है, यहाँ पे देखें 1-ब्यूटेनॉल। तो 1-ब्यूटेनॉल को अगर हम लोग देखें तो 1-ब्यूटेनॉल को अगर हम लिखना चाहें 4 कार्बन, बोलो 4 कार्बन में पहले के साथ OH है। अब सबसे साथ हाइड्रोजन लगा दो, बोलो सबसे साथ हाइड्रोजन लगा दो। अगर सबसे साथ आप हाइड्रोजन लगा रहे हैं, बताओ इसमें से आप ये बताएं कोई ऐसा कार्बन है जिसमें कायरलिटी है? नहीं है। क्यों नहीं? बताओ, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन सेम है, सिमेट्रिकली है। तो ये तो भैया ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो पहला तो होगा नहीं, इसका नाम क्या है? 1-ब्यूटेनॉल। तो 1-ब्यूटेनॉल तो होगा नहीं। दूसरा प्रश्न होता है 1-प्रोपेनॉल। 1-प्रोपेनॉल को भी अगर आप देखें तो क्या होगा? 3 कार्बन की चेन होगी और पहले पर OH होगा। क्या ये भी होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब 2 सेम ग्रुप लग जाएंगे तो वहाँ पे कायरलिटी एब्सेंट हो जाएगी। कार्बन क्या होता है? द कार्बन्स 4 वैलेंसी सेटिस्फाई 4 डिफरेंट ग्रुप इन टेट्राहेड्रली। तो बताओ इसमें तो क्या है यार, 2 तो सेम टाइप के हैं नहीं? बताओ हर में तो ऐसा तो होगा नहीं। तीसरा अगर हम लोग देखेंगे 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन का अगर देखो 4 कार्बन बनाओ, अब 2 क्लोरो लगा दो, हम यहाँ पे क्लोरो लगा दें। अब सब साथ हाइड्रोजन लगा दो फर्स्ट, बोलो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, बैलेंस सेटिस्फाई करोगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये प्रश्न अगर हम लोग देखें तो हमें क्या होगा? आप खुद देख पा रहे हैं, इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये जो हमें दिख रहा है, जो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला कार्बन जो हम इसको 2 लिख रहे हैं, ये कार्बन एक तरफ से CH3 से जुड़ा है, CH3 माना जाएगा। और इसको अगर लिखा जाए CH2 तो इसको हम लिख सकते हैं CCl। अगर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। अगर इसको देखें तो हम इसको लिख सकते हैं C, यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा C2H5, एक साइड हाइड्रोजन हो जाएगा, एक साइड क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं? अब ये अगर हम कंपाउंड देखें तो इसमें कायरलिटी है। अब इसका हम अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज बनेगा कि नहीं? बताओ। ये अगर राइट है तो किधर जाएगा? लेफ्ट जाएगा। इसका मतलब एक D बनेगा, क्या बनेगा? L बनेगा और एक कार्बन होगा। और यही हाल है 4-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल में भी नहीं पाया जाता। 4-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल में ऑप्शन हमारा ये सही होगा, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। 4-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल में भी नहीं पाया जाता। उसका रीजन क्या होगा? 4-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल का मतलब 4 कार्बन होंगे और 4 कार्बन में चौथे के साथ क्या होगा? एल्डिहाइड होगा।
पहले के साथ, और चौथे के साथ क्या होगा, OH होगा। अब बताओ सबके साथ हाइड्रोजन तो होगा कि नहीं बताओ। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन एब्सेंट होते हैं, इसमें भी कार्बन कार्बन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वह तीसरा ऑप्शन सही होगा, जिसका नाम है जिसका नाम है 2-क्लोरो, ये 2-क्लोरो हमारा तो क्या था, 2-क्लोरो ब्यूटेन में एक कार्बन होगा और वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये जीओसी का हमारा कुछ क्वेश्चन सीरीज था, आपको डिस्कशन के साथ बताया गया। ये सीरीज आपको कैसे लग रही है उसको कमेंट बॉक्स में डायरेक्टिव सब्स्टिट्यूएंट इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन विच वन इज द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें जितने भी ग्रुप्स हैं सभी क्या होते हैं, बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि बेंजीन का अपना एक नेचर होता है कि वो चाहता है कि जब भी कोई ग्रुप उसके साथ लगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल हो, क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल हो, चलो मान लो X, वो चाहता है कि इलेक्ट्रोफाइल उसका जो हमेशा किस पर जुड़े, आर्थो पर जुड़े या तो पैरा पर जुड़े, इसको एक्टिवेटिंग कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी ग्रुप आपका आकर, जैसे मान लो Y आया और Y क्या करता है कि इस रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है और ग्रुप को कहां पर जुड़ने की मैसेज देता है कि भैया आप मेटा पर आ जाओ। कहां पर आ जाओ, मेटा पर। तो मेटा पर आने वाले जो Y ग्रुप होता है, ऐसा ग्रुप होता है जो बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है, मतलब आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, तो उसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा जो बढ़ाता है, आर्थो एंड पैरा पोजीशन में अगर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है तो उसे क्या बोलते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, दैट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। और जो आर्थो एंड पैरा पे क्या करते हैं, डिक्रीज कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। तो इस सिचुएशन इसमें क्या होती है कि जो डीएक्टिवेटिंग का आर्डर होता है, दैट इज Y में जो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट बेंजीन करता है, नुकसान करता है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला होता है, अगर देखा जाए इसमें से NO2 होगा। मोस्ट, जो सबसे मोस्ट होगा उसमें ऑप्शन में क्या होगा, NO2 होगा। क्या होगा, NO2 हमारा आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑफ दिस नॉट कंफर्टेबल, मतलब ये कह रहा है कि विच वन ऑफ दिस नॉट कंफर्टेबल, इसको लिखा गया कंफर्टेबल विद द एरिन्स दैट इज बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड। तो वो कह रहा है कि एरियंस जैसे बेंजीन को ले रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बात करें तो ग्रेटर स्टेबिलिटी, रेजोनेंस, डीलोकेशन, पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें से कौन नहीं है, कौन कंफर्टेबल नहीं होता एरियंस के लिए। तो बताओ बेंजीन के लिए अगर हम बात करें, हम बेंजीन को दिखाते हैं, तो बताओ बेंजीन सभी को पता है इसमें क्या क्या होता है। ग्रेटर स्टेबिलिटी तो ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उसके साथ मोर स्ट्रक्चर बनते जाते हैं, ये तो सभी को पता है, ये तो इसका सबसे बेस्ट नेचर होता है। हम बेंजीन को सिर्फ बता रहे हैं, बताओ इसमें रेजोनेंस है, यस रेजोनेंस होता है, ठीक है। इसमें रेजोनेंस से क्या मिलती है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी रेजोनेंस बनाता है। दूसरा चीज बताओ इसमें डीलोकलाइजेशन किसका होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का। बताओ इसमें कौन डीलोकलाइज हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है एरेंस, एक एरेंस मैक्सिमम एरेंस जो होते हैं, एरेंस में जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करता। अब प्रश्न करेंगे सर जी क्यों नहीं करता। अगर हम बेंजीन को देखें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है, मोर स्टेबल है। लेकिन अगर बताओ कि अगर चलो मान लो हम इसमें ब्रोमाइड को जोड़ दें, अगर हम इसमें ब्रोमाइड को जोड़ देंगे, बताओ ब्रोमाइड को जोड़ने के लिए बताओ ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर देगा। जब अपना पाई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ब्रोमाइड को जोड़ेगा, तो इसको क्या फायदा होगा बताओ। ये ब्रोमाइड आ गया, ब्रोमाइड, चलो सिचुएशन जल्दी बताते हैं। तो बताओ इसका फायदा क्या हुआ, ये तो 6 पाई से एरोमेटिक था ना, कितने पाई बचे, 4 पाई, इसका नुकसान हुआ नहीं। तो कंपाउंड में जो होता है हाइड्रोकार्बन अपने आप को एरोमेटिक करना चाहता है। तो बताओ ये जनरली मैं बताना चाहूंगा कि एडिशन रिएक्शन करने से उसका नुकसान हो जाता है, वो एडिशन रिएक्शन करना नहीं चाहता। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वह कौन होगा, जो कंफर्टेबल नहीं है एरियंस के लिए, वो ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट आते हैं, which of following compound will not undergo Friedel-Crafts reaction? Friedel-Crafts reaction easily, Friedel-Crafts reaction easily कौन कौन नहीं देते। Friedel-Crafts reaction जनरली समझ लीजिए कि होता क्या है, Friedel-Crafts एल्काइलेशन, Friedel-Crafts एसिलेशन। तो जनरली जो बेंजीन के लिए अगर जनरली देखा जाए तो बेंजीन
इसमें से कौन नहीं देगा? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा बेंजीन तो देता है, क्यूमीन, जाइलिन, क्यूमीन। तो बेंजीन के साथ आपको बता दें, बेंजीन के साथ अगर कौन से ग्रुप लगे हों, ध्यान दो, अगर यहाँ पर वाई ग्रुप हमारा क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दैट इज इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर वह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वह फ्राइडल क्रॉस रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये बेंजीन हमेशा क्या होता है, जो आर होता है वह बेंजीन के साथ क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहता है, और ये जो ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, जिससे कि बेंजीन का नुकसान हो जाता है और यहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज रिंग पर नहीं बना पाता। अब सिचुएशंस क्या होती है कि अगर हम देखें तो ये जिसमें मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या क्या आते हैं आप सभी पता होगा, NO2 आता है, CN आता है वगैरह, सब डीएक्टिवेटिंग आते हैं। दूसरा ये होता है कि बेंजीन के साथ अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप में जिसके पास लोन पेयर होगा वह भी फ्राइडल क्रॉस नहीं देगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर NH2 है और दूसरा मान लो फेनॉल होता है, ये सब नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि जो फ्राइडल क्रॉस रिएक्शन होता है उस फ्राइडल क्रॉस रिएक्शन में एक लेविस एसिड यूज होता है जिसका नाम होता है AlCl3। अब ये लेविस एसिड चलो मान लेते हैं, ये हमने फ्राइडल क्रॉस एल्काइलेशन रिएक्शन लिखा है, तो बताओ ये जो लेविस एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। बताओ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है AlCl3 की, और ये तुरंत लोन पे अटैक कर लेगा और क्या बना देगा, एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये एसिड का काम करेगा, किसका काम करेगा, बेस का। एसिड रिसेप्टर हो जाएगा, बेस क्या होगा, डोनर हो जाएगा। ये सिचुएशन इसके साथ होती है। ये ऐसे अगर मतलब ये सब क्या करते हैं, ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो फ्राइडल क्रॉस नहीं देते, ये भी फ्राइडल क्रॉस नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। अब हमें प्रश्न ये होता है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्राइडल क्रॉस रिएक्शन। तो बताओ नेक्स्ट हम बताना चाहेंगे जो हमारा ये ग्रुप्स होते हैं, ये वाले ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं, आर, ये फ्राइडल क्रॉस देते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। किस कहा करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर बढ़ाएंगे तो R+ को मौका देंगे कि भैया आप R2 पैरा पर आप आके जुड़ जाइए। तो यहाँ पर जो आपका जो क्यूमीन होता है, क्यूमीन में एक R ही ग्रुप होता है जिसका अगर फार्मूला लिखा जाए CH3, यहाँ पर भी क्या होता है CH3, जिसको हम लोग आइसोप्रोपिल बेंजीन भी कहते हैं। जाइलिन को अगर देखा जाए तो जाइलिन भी क्या होता है, इसके साथ आप देख सकते हैं CH3 होगा, CH3 होगा, जिसको हम डाइमेथिल बेंजीन कहते हैं। जाइलिन भी देता है। टालविन के लिए बात किया जाए, टालविन का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप एक होता है CH3 होता है, ये टालविन होता है। लेकिन नाइट्रोबेंजीन, तो अभी मैंने बताया नाइट्रोबेंजीन अगर हम लोग देखें तो ये NO2 होता है, ये कौन सा ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। और ये वाले ग्रुप जो होते हैं फ्राइडल क्रॉस रिएक्शन नहीं देते। इसमें ऑप्शन कौन होगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड विद द प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड। ये तो गजब का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे बात हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए आपने अगर पढ़ा होगा एसिमेट्रिकल एल्कीन, एसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन की बात मैं करूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एसिमेट्रिकल एल्कीन है जिसका नाम है, आप खुद देख सकते हैं, इसका नाम लिखा गया प्रोपेन। ये क्या है, प्रोपेन। अब इस प्रोपेन को जनरली मैं बताना चाहूंगा, अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हम रिएक्ट कराना चाहेंगे और किसके प्रेजेंटेशन में, पैरोक्साइड के प्रेजेंटेशन में, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वह एंटी मार्कोनी कॉप बनेगा। एंटी मार्कोनी कॉप बनेगा। तो मार्कोनी कॉप का क्या रूल था, मार्कोनी कॉप का यह रूल था कि अगर हम लोग किसी भी एसिमेट्रिकल एल्कीन को क्या करें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएं, तो उसमें होता क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है वो कुछ एल्कीन कार्बन से जुड़ता है जिसके पास मोर हाइड्रोजन होता है, जिसके पास क्या होता है, मोर हाइड्रोजन होता है। तो बताओ ये तो मार्कोनी कॉप की बात हो रही है, मार्कोनी कॉप की बात हो रही है। तो मोर हाइड्रोजन किस एल्कीन कार्बन पास है, CH2, इसके पास 2 है, इसके पास क्या 1 है, इसलिए हाइड्रोजन इसके पास जाता है, इसके पास क्या था, ब्रोमीन जाता है। प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे ब्रोमाइड हो जाता है, ये CH3 हो जाता है, जिसका नाम होता है 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन बट इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड इसका जो प्रोडक्ट होता है जस्ट अपोजिट होता है, मतलब हाइड्रोजन उस एल्कीन कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। तो बताओ किसके साथ जुड़ेगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा। तो आप किसके साथ जुड़ना चाहेगा, ये इसके साथ जुड़ना चाहेगा। प्रोडक्ट क्या बनने जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH के साथ क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा CH2
Br हो जाएगा, जिसका नाम अगर हम देखें ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। और इसमें ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट ये मार्कोनिक है और ये क्या है एंटी मार्कोनिक, जिसको हम खैरास इफेक्ट पैराक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, पैराक्साइड का रोल होता है। तो बताओ इसमें जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा इसे हम कहते हैं क्या, ये आपका प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या है, प्रोपिल ब्रोमाइड है, इसी को हम लोग कहते हैं या ना प्रोपिल क्या ब्रोमाइड। तो हमारा जो आंसर होने वाला है तो या ना प्रोपिल ब्रोमाइड कौन होगा, ये वाला, क्योंकि आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड ये तो होगा नहीं, 3 ब्रोमो ये होगा नहीं, ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ जानना है। तो सिचुएशंस क्या होती है, आप सभी को पता है कि बॉन्ड ऑर्डर की यूनिवर्सली क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। तो बताओ बेंजीन में अगर हम लोग देखें तो बेंजीन का जो बॉन्ड, अगर बेंजीन को देखा जाए तो बेंजीन एक्चुअली लिखा रहता है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन इसका जब एक्चुअली स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हाइब्रिड में होता है, इसमें कोई डॉट 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 लिखा रहता है। तो इस सिचुएशन का देखा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, कुछ कार्बन डबल दिख रहे हैं, कुछ कार्बन आपको सिंगल दिख रहे हैं, मतलब कुछ डबल बॉन्ड वाले कार्बन दिख रहे हैं, कुछ सिंगल वाले दिख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन में क्या होता है, ना तो डबल होता है ना तो सिंगल होता है, कुछ ज़्यादा होता है और उसमें अबाउट होता है 1.5 होता है। अगर हम प्रश्न करें तो ये लगभग ये सिचुएशन क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है, मतलब 1 से ज़्यादा होता है। तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर अब बताओ, अगर हम लोग एथेन में देखें, एथेन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं, एथेन में। अब एथेन में देखा जाए तो क्या होगा, एथेन में सी डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर लिखा गया एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये क्या है आपका इथाइन है। तो सबसे पहले बता दो लेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा, लेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो लेंथ सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसका होता है 1.54, इसका होता है 1.34, इसका होता है 1.20 और बेंजीन का होता है 1.39। किसका होता है, बेंजीन का क्या बॉन्ड लेंथ। अब इसको आप एंगस्ट्रॉम में कहें, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है। तो बताओ इसमें सबसे क्या पूछा गया, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ किसका होगा, इथाइन का होगा, सॉरी इथाइन का होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, इथाइन का होगा। ये आपका आंसर सही होगा, इथाइन का सबसे शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगा, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड वाले का सबसे शॉर्टर होगा, ये होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। साइलेंटिकल शेप ऑफ एल्काइन, मतलब एल्काइन का साइलेंटिकल शेप आपको बताना है। तो एल्काइन का क्या रीजन होता है, साइलेंटिकल शेप में जाता है। तो बताओ एल्काइन को अगर हम लोग देखें तो एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच, एल्काइन में अगर देखा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच बोलो कितने पाई होते हैं, 2 पाई और 1 सिग्मा, 2 पाई और 1 सिग्मा लीनियर सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। मतलब अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, सिग्मा होते हैं भैया। अगर कार्बन कार्बन बीच देखा जाए तो कार्बन कार्बन बीच क्या होते हैं, सिग्मा 1 होता है और पाई कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिससे कैसा दिखता है, सिलेंड्रिकल शेप दिखता है। सिलेंड्रिकल शेप दिखेगा, मतलब सिलेंड्रिकल शेप आपको ऐसा फील होगा कार्बन में होता है। तो भैया यहाँ पर देखिए 3 सिग्मा ऐसा तो है नहीं, 1 सिग्मा 2 पाई, इसका आंसर ये राइट होगा।